मध्यकालीन इतिहास के स्रोत के रूप में मुग़ल काल वाला हिस्सा लेंगे, जो 1526 से आरंभ हुआ, जिसमें मुग़ल बादशाह बाबर ने इसकी स्थापना की। तो 1526 से लेकर के औरंगज़ेब की मृत्यु तक जो ये मध्यकालीन मुग़ल काल रहा, उसके इतिहास के अध्ययन के सोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इस कड़ी में हम दरबारी इतिहासकारों की रचनाओं को पढ़ेंगे। तो मुग़ल काल में इतिहास के स्रोत के रूप में पहला हमारा बिंदु है दरबारी रचनाएं। दरबारी इतिहास लिखने की परंपरा मुग़ल शासकों ने आरंभ की और इसका श्रेय अकबर को जाता है। उसने अपने शासनकाल की घटनाओं का प्रामाणिक इतिहास लिखने का जो कार्य था वो अपने दरबारी इतिहासकार अबुल फजल को सौंपा और इसमें प्राचीन काल से लेकर अकबर के शासनकाल तक का इतिहास लिखा गया है। इस रचना का नाम है अकबरनामा। फारसी भाषा में लिखित ये पुस्तक है। इसके प्रथम अंक में अकबर के पूर्वगामी शासकों का विवरण मिलता है। दूसरे अंक में अकबर के शासनकाल की मुख्य घटनाओं का विस्तृत विवरण मिलता है। अकबर के इतिहासकार अबुल फजल के द्वारा जो अकबरनामा लिखा गया, उसका तीसरा खंड आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। अकबर के शासन के अंतिम दिनों में अबुल फजल की हत्या के कारण अकबरनामा अधूरा रह गया। इस अधूरे कार्य को इनायत उल्लाह ने तकमीले अकबरनामा लिखकर पूरा किया। अकबरनामा में जो भी जानकारी दी गई है वो पूर्णतः विश्वसनीय है, क्योंकि यह पुस्तक अधिकृत सूचनाओं के आधार पर ही लिखी गई थी। अकबर के महत्वपूर्ण शासनकाल के इतिहास का अध्ययन अकबरनामा के बिना संभव नहीं है। इस अकबरनामा नामक रचना की एकमात्र त्रुटि यह है कि इसका जो लेखक है अबुल फजल, वो अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से सम्राट के गुणों की प्रशंसा करता है। अपनी इस रचना में अबुल फजल का सारा ध्यान राज दरबार और शासक वर्ग पर ही केंद्रित रहा। अकबर के शासनकाल में अन्य रचनाएं भी लिखी गई। इस दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा को अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने बनाए रखा। तो अभी हम दरबारी इतिहास लेखन की रचनाओं को पढ़ रहे हैं। ये दरबारी इतिहास लेखन का जो कार्य था वो अकबर ने शुरू करवाया और इस कड़ी में पहली रचना आती है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक अकबरनामा। दरबारी इतिहास लेखन की इसी परंपरा को जहांगीर ने भी जारी रखा। जहांगीर के समय में मोतमिद खां ने इकबालनामा ए जहांगीर नामक पुस्तक की रचना की। मोतमिद खां ने इकबालनामा ए जहांगीर ये पुस्तक की रचना की, जबकि अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा ये औरंगज़ेब के समय में लिखा गया। तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो इकबालनामा ए जहांगीर जिसके लेखक मोतमिद खां हैं और बादशाहनामा जिसके लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी है,
इन दोनों रचनाओं में से अब्दुल हमीद लाहौरी की जो रचना है बादशाह नामा, वो अधिक महत्वपूर्ण समझी जाती है। औरंगजेब के शासनकाल का अधिकृत इतिहास आलमगीर नामा नाम से मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने लिखा। तो मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा लिखा। ये 11 वर्ष ही इसने काम किया। 11वें वर्ष में औरंगजेब ने मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम को बर्खास्त कर दिया और यह रचना अधूरी रह गई। तो आलमगीर नामा में औरंगजेब के शासन के प्रथम दशक का ही इतिहास हमें मिलता है। तो हमने दरबारी इतिहास लेखन की रचनाओं में हमने अकबरनामा पढ़ा, जिसके लेखक अबुल फजल हैं अकबर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में मोतमिद खां के द्वारा लिखा गया इकबालनामा ए जहांगीर, और औरंगजेब के समय में अब्दुल हमीद लाहौरी का बादशाह नामा। इसके अलावा आलमगीर नामा भी औरंगजेब के शासन के प्रथम 10 वर्षों के बारे में प्रामाणिक जानकारी देता है। आलमगीर नामा के लेखक मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम थे। अगली कड़ी में हम देखें मुग़लकालीन इतिहास के स्रोत के रूप में दरबारी इतिहास की रचनाओं के अलावा आत्मकथाओं को हम देखें तो विभिन्न मुग़ल बादशाहों ने आत्मकथाएं लिखी। उनको पढ़ कर के मध्यकालीन इतिहास का जो भाग है मुग़ल काल, उसके बारे में काफ़ी सूचनाएं मिलती है। मुग़लों का जो पूर्वज था तुर्की तैमूर, बाबर पितृपक्ष की ओर से तुर्की तैमूर का 5वां वंशज था। तैमूर, जिनको मुग़ल अपना पूर्वज मानते हैं, वो तुर्क था। उसने अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं को एक आत्मकथा के रूप में लिखा मलफूजाते तैमूरी नाम से। मलफूजाते तैमूरी ये तैमूर की आत्मकथा है। इसी प्रकार भारत में मुग़ल साम्राज्य का जो संस्थापक था बाबर, उसने भी तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी जो तुजुक ए बाबरी के नाम से जानी जाती है। इस तुर्की की पुस्तक तुजुक ए बाबरी का फ़ारसी अनुवाद बाबरनामा कहलाता है, जो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। ध्यान दीजिए, तुजुक ए बाबरी तो तुर्की भाषा में स्वयं बाबर ने लिखी थी, और इसी तुजुक ए बाबरी का जो फ़ारसी अनुवाद है वो बाबरनामा कहलाता है। यह फ़ारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बाबरनामा में बाबर के जीवन की मुख्य घटनाओं का विवरण मिलता है। बाबर के भारतीय जीवन का वर्णन इसमें संक्षिप्त तरीके से किया गया है, लेकिन इसका महत्व बहुत अधिक है। इसमें बाबर के आक्रमण के समय की भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन है। यहाँ के महत्वपूर्ण शासकों और उनके आपसी संबंधों, यहाँ के लोगों का रहन सहन, भारत के लोगों का रहन सहन, जलवायु, भूगोल आदि के संबंध में बाबर की टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण हैं। बाबर लिखता है अपनी आत्मकथा में कि जब उसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया तो 2 हिंदू राजा बड़े प्रसिद्ध थे, जिनका उल्लेख वो अपनी आत्मकथा में करता है। पहला मेवाड़ का राणा सांगा और दूसरा विजयनगर का
राजा कृष्णदेव राय, जो दक्षिण भारत में था। बाबर यहाँ की जलवायु से, भारत की जलवायु से बड़ा प्रभावित हुआ था। वर्षा ऋतु का विशद वर्णन उसने अपनी पुस्तक में किया है। वो कहता है कि हिंदुस्तान में एक एक दिन में 17-17 बार वर्षा हो जाती थी, और वर्षा होने के बाद जो सुगंधित पवन बहती थी, मिट्टी की सौंधी सौंधी महक और वनस्पतियों की जो महक वाली हवा आती थी सुगंधित, उसकी बाबर बहुत प्रशंसा करता है अपनी पुस्तक आत्मकथा तुजु के बाबरी में। बाबर के बाद जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी, जो तुजु के जहांगीरी के नाम से जानी जाती है। ये तुजु के जहांगीरी फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी। इससे जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण और विवादास्पद घटनाओं को समझा जा सकता है। साथ ही साथ जहांगीर के व्यक्तित्व को समझने में भी ये रचना सहायक है। मध्यकालीन इतिहास में ये हुई हमारी आत्मकथाएं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है सामान्य रचनाएं। मुगल काल में इतिहास लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई और कई इतिहासकारों ने अपनी अपनी पुस्तकें लिखी। इसमें अकबर के समय निजामुद्दीन अहमद, जिसको निजामुद्दीन बख्शी भी कहते हैं, उसने तबकाते अकबरी नामक फ़ारसी ग्रंथ लिखा। इसी प्रकार हिंदू खां फरिश्ता ने गुलशन ए इब्राहिमी लिखा। हिंदू खां फरिश्ता ने गुलशन ए इब्राहिमी लिखा। बदायूनी, जो अकबर के समकालीन था, बदायूनी ने मुंतखब उत तवारिख लिखा। ध्यान दीजिए, बदायूनी ने मुंतखब उत तवारिख लिखा। बदायूनी कट्टर सोच वाला व्यक्ति था। दरबार में जो अबुल फजल और फैजी, जो दो भाई रहते थे, जिनकी उदार दृष्टिकोण का अकबर पर काफ़ी प्रभाव था, उनसे प्रतिस्पर्धा करता था बदायूनी। तो बदायूनी की पुस्तक का नाम है मुंतखब उत तवारिख। इस पुस्तक में बदायूनी अकबर के इस्लाम विरोधी कार्यों की एक लंबी सूची भी देता है। फिर अगली कड़ी में मोहम्मद सालेह की पुस्तक अमले सालेह और खाफ़ी खां की मुंतखब उल लुबाब, ये भी प्रसिद्ध है। अब तबकाते अकबरी का अगर हम देखें तो निजामुद्दीन अहमद ने अकबर के समय में ये पुस्तक लिखी। तबकाते अकबरी भारत के सामान्य इतिहास की कहानी प्रस्तुत करती है, जिसमें पूर्व मुगल काल भी शामिल है। निजामुद्दीन अहमद ने अकबर के समय में ये लिखी थी। मुख्य रूप से इसमें अकबर के शासनकाल का इतिहास मिलता है। इसमें दक्षिण भारतीय अभियानों का वर्णन नहीं है, क्योंकि इसके पूर्व ही निजामुद्दीन अहमद की मृत्यु हो गई थी। बदायूनी ये भी अकबर के समकालीन थे। इन्होंने मुंतखब उत तवारिख पुस्तक लिखी। ये रचना भी सामान्य इतिहास से संबंधित है, परंतु इसे एक विशेष कारण से लिखा गया था। कारण ये था कि बदायूनी जो था वो अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति से असंतुष्ट था और उसने इसी की आलोचना अपनी रचना में की है। गुलशन इब्राहिमी, जिसके लेखक हिंदू खां फरिश्ता है, वो भी सामान्य इतिहास से संबंधित रचना है, परंतु इस पुस्तक गुलशन इब्राहिमी का विशेष महत्व दक्षिणी या दक्कनी रियासतों के इतिहास के संदर्भ में है। खाफ़ी खां की रचना मुंतखब उल लुबाब, ये भी सामान्य इतिहास से संबंधित है, और परंतु इसका विशेष महत्व औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं के लिए है। दक्कन में मुगल मराठा संघर्ष और शिवाजी के व्यक्तित्व एवं चरित्र के संबंध में भी खाफ़ी खां की रचना मुंतखब उल लुबाब महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है।
अम्ले साले है। इस रचना में शाहजहाँ के शासनकाल का विस्तृत इतिहास हमें मिलता है। साथ ही साथ समकालीन मनसबदारों, अधिकारियों, विद्वानों, सूफियों आदि का विवरण भी सम्मिलित है। दरबारी इतिहासकारों और सामान्य इतिहासकारों की रचनाओं की यदि तुलना की जाए तो स्पष्ट दिखता है कि दरबारी रचनाएं जो हमने पहले पढ़ी थी वो प्रशस्ति के रूप में मुख्य रूप से है, जबकि सामान्य रचनाओं में शासकों की आलोचना भी की गई है। दोनों के मिले जुले अध्ययन से शासकों का एक संतुलित और निष्पक्ष मूल्यांकन संभव है। दूसरी बात यह है कि सामान्य इतिहासकार मुख्यतः उलेमा वर्ग के प्रतिनिधि थे और उनका दृष्टिकोण संकीर्णता से प्रभावित था, परंतु दरबारी इतिहासकार इस दोष से मुक्त थे और उनकी रचनाएं धर्मांधता की भावना से मुक्त है। तो दरबारी इतिहासकारों की रचनाओं में हमें धर्मांधता नहीं दिखाई देती है। वो कौन कौन सी रचनाएं थी दरबारी इतिहासकारों की, जिसमें हमने पढ़ा था अकबर नामा पढ़ा था शुरू में, जिसको पूरा किया था इनायतुल्लाह ने तकमील अकबर नामा के नाम से। इसके अलावा इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतमिद खां की रचना, बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना, आलमगीर नामा मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम की रचना। तो ये जो 4-5 रचनाएं हैं ये दरबारी इतिहास लेखन की रचनाएं थी। और सामान्य इतिहास की जो रचनाएं थी उसमें हमने पढ़ा निजामुद्दीन अहमद की तबकात अकबरी, बदायूनी की मुंतखब तवारीख, हिंदू खां फरिश्ता की गुलशन इब्राहिमी, मोहम्मद सालेह की पुस्तक अम्ले सालेह और खाफ़ी खां की पुस्तक मुंतखबुल लुबाब। तो यहाँ पर हमारे सामान्य इतिहासकारों की रचनाओं जो हमें मध्यकालीन इतिहास का जो भाग है मुग़ल काल उसके बारे में जानकारी देती है, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला जो मुग़ल कालीन इतिहास का जो हमारा सोर्स है, स्रोत है, वो है क्षेत्रीय रचनाएं। मुग़ल काल में क्षेत्रीय राज्यों के शासकों ने भी अपने राज्यों का वृहद इतिहास लिखने का काफ़ी उपाय किए। इनमें फारसी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं में भी रचनाएं लिखी गई। फारसी रचनाओं में अली मोहम्मद खां ने मीरते अहमदी नामक पुस्तक लिखी। मीरते अहमदी अली मोहम्मद खां ने लिखा। यह रचना अबुल फजल के अकबरनामा से प्रेरित है। इसमें तुर्क आक्रमणों के काल से मुग़ल साम्राज्य के अधीनस्थ प्रांत के रूप में गुजरात के राज्य का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। तो अली मोहम्मद खां की रचना मीरते मोहम्मदी ये एक क्षेत्रीय रचना है, गुजरात प्रांत के इतिहास की जानकारी प्रदान करती है। इस पुस्तक का नाम है मीरते अहमदी और इसके लेखक हैं अली मोहम्मद खां। इसका विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसमें सामान्य इतिहास के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक परिस्थितियों का भी वर्णन मिलता है। इसकी जानकारी प्रामाणिक भी है और विश्वसनीय भी है क्योंकि अली मोहम्मद खां जो इस रचना मीरते मोहम्मदी का लेखक है वो गुजरात का दीवान रहा था और विभिन्न विषयों पर उसे समुचित जानकारी प्राप्त थी। इसी कड़ी में एक अन्य रचना है क्षेत्रीय रचनाओं की कड़ी में तारीख़ सिंध, जिसके लेखक मिर्ज़ा मासूम बक्करी है। तारीख़ सिंध जिसके लेखक मिर्ज़ा मासूम बक्करी है। इसमें अरब आक्रमण से मुग़ल काल तक सिंध के इतिहास का वर्णन मिलता है। क्षेत्रीय रचनाओं में बंगाल के इतिहास के लिए जो प्रमुख रचना है मुग़ल काल में वो गुलाम हुसैन की रचना रियाजुस सलातीन है, जो बंगाल के स्वतंत्र सुल्तानों का इतिहास प्रस्तुत करती है। तो गुलाम हुसैन की रचना रियाजुस सलातीन, गुलाम हुसैन की रचना रियाजुस सलातीन ये बंगाल के स्वतंत्र सुल्तानों का इतिहास प्रस्तुत करती है।
दक्षिण भारत में देखें हम तो मुग़ल काल में दक्षिण भारत के अंदर कौन सी क्षेत्रीय रचनाएं लिखी गई, उसमें रफ़ीउद्दीन शिराजी की पुस्तक तज़किरात उल मुलूक, रफ़ीउद्दीन शिराजी की पुस्तक तज़किरात उल मुलूक, जिसमें बीजापुर के शासकों का इतिहास वर्णित है। इसी प्रकार कश्मीर के इतिहास से संबंधित रचना तारीख़ कश्मीर, जिसके लेखक हैं हैदर मलिक। हैदर मलिक ने लिखा तारीख़ कश्मीर, ये भी मुग़ल काल की ऐतिहासिक रचना है जो मुग़लों के समकालीन कश्मीर के इतिहास को बताती है। हैदर मलिक की रचना तारीख़ कश्मीर। तो यहाँ पर अपना क्षेत्रीय रचनाएं जो हमें मुग़ल काल के इतिहास के बारे में जानकारी देती है वो हमने पढ़ी, जिसमें मीरत-ए-अहमदी, जिसके लेखक अली मोहम्मद खां, जो गुजरात के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। तारीख़ सिंध, जिसके लेखक मिर्ज़ा मासूम बकरी, तारीख़ सिंध जिसके लेखक मिर्ज़ा मासूम बकरी, जो सिंध के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। इसी प्रकार रियाजुस सलातीन, जिसके लेखक गुलाम हुसैन है, वो बंगाल के स्वतंत्र शासकों का इतिहास बताती है। दक्षिण भारत के इतिहास के लिए तज़किरात उल मुलूक, जिसके लेखक रफ़ीउद्दीन शिराजी है, जिसमें बीजापुर के शासकों का इतिहास वर्णित है। और कश्मीर के इतिहास के ऊपर तारीख़ कश्मीर, जिसके लेखक हैदर मलिक हैं। तो ये हमारी मुग़ल काल की इतिहास को बताने वाली क्षेत्रीय रचनाएं यहाँ पर पूरी होती है। इसी के साथ अपना आज का चैप्टर भी यहीं कंप्लीट होता है। शेष भाग हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।